उदाहरण 9। निम्नलिखित सूचनाओं से ऋण समता अनुपात, कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात, स्वामित्व अनुपात तथा ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। निम्नलिखित सूचनाओं से ऋण समता अनुपात, कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात, स्वामित्व अनुपात तथा ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात ज्ञात कीजिए। मार्च 31, 2017 का तुलन पत्र। विवरण पहला, समता एवं देयताएं। पहला, अंशधारक निधि का अंश पूंजी 4 लाख रुपए, खा आरक्षित एवं अधिशेष 1 लाख रुपए। दूसरा, गैर चालू देयताएं का दीर्घकालीन ऋण 1,50,000 रुपए। तीसरा, चालू दायित्व 50,000 रुपए, योग 7 लाख रुपए। विवरण दूसरा, परिसंपत्तियां। पहला, गैर चालू परिसंपत्तियां का स्थायी परिसंपत्तियां 4 लाख रुपए, खा गैर चालू निवेश 1 लाख रुपए। दूसरा, चालू परिसंपत्तियां 2 लाख रुपए, योग 7 लाख रुपए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। मार्च 31, 2017 का तुलन पत्र। विवरण पहला, समता एवं देयताएं। पहला, अंशधारक निधि का अंश पूंजी 4 लाख रुपए, खा आरक्षित एवं अधिशेष 1 लाख रुपए। दूसरा, गैर चालू देयताएं का दीर्घकालीन ऋण 1,50,000 रुपए। तीसरा, चालू दायित्व 50,000 रुपए, योग 7 लाख रुपए। विवरण दूसरा, परिसंपत्तियां। पहला, गैर चालू परिसंपत्तियां का स्थायी परिसंपत्तियां 4 लाख रुपए, खा गैर चालू निवेश 1 लाख रुपए। दूसरा, चालू परिसंपत्तियां 2 लाख रुपए, योग 7 लाख रुपए। हल। पहला, ऋण समता अनुपात बराबर ऋण बटा समता। ऋण बराबर दीर्घकालीन ऋण बराबर 1,50,000 रुपए। समता बराबर अंश पूंजी प्लस आरक्षित एवं अधिशेष बराबर 4 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए बराबर 5 लाख रुपए। ऋण समता अनुपात बराबर 1,50,000 रुपए बटा 5 लाख रुपए बराबर 0.3 अनुपात 1। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल। पहला, ऋण समता अनुपात बराबर ऋण बटा समता। ऋण बराबर दीर्घकालीन ऋण बराबर 1,50,000 रुपए। समता बराबर अंश पूंजी प्लस आरक्षित एवं अधिशेष बराबर 4 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए बराबर 5 लाख रुपए। ऋण समता अनुपात बराबर 1,50,000 रुपए बटा 5 लाख रुपए बराबर 0.3 अनुपात 1। दूसरा, कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात बराबर कुल परिसंपत्तियां बटा दीर्घकालीन ऋण। कुल परिसंपत्तियां बराबर स्थिर परिसंपत्तियां प्लस गैर चालू निवेश प्लस चालू परिसंपत्तियां बराबर 4 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए बराबर 7 लाख रुपए। दीर्घकालीन ऋण बराबर 1,50,000 रुपए। कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात बराबर 7 लाख रुपए बटा 1,50,000 रुपए बराबर 4.67 अनुपात 1। स्वामित्व अनुपात बराबर या अंशधारक निधि बटा कुल परिसंपत्तियां बराबर
5 लाख रुपए बटा 7 लाख रुपए बराबर 0.71 अनुपात 1। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। दूसरा, कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात बराबर कुल परिसंपत्तियां बटा दीर्घकालीन ऋण। कुल परिसंपत्तियां बराबर स्थिर परिसंपत्तियां प्लस गैर चालू निवेश प्लस चालू परिसंपत्तियां बराबर 4 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए बराबर 7 लाख रुपए। दीर्घकालीन ऋण बराबर 1,50,000 रुपए। कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात बराबर 7 लाख रुपए बटा 1,50,000 रुपए बराबर 4.67 अनुपात 1। स्वामित्व अनुपात बराबर या अंशधारक निधि बटा कुल परिसंपत्तियां बराबर 5 लाख रुपए बटा 7 लाख रुपए बराबर 0.71 अनुपात 1। ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटा विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी बराबर अंशधारक निधि प्लस दीर्घकालीन ऋण बराबर 5 लाख रुपए प्लस 1,50,000 रुपए बराबर 6,50,000 रुपए। ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटा विनियोजित पूंजी बराबर 1,50,000 रुपए बटा 6,50,000 रुपए बराबर 0.23 अनुपात 1। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटा विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी बराबर अंशधारक निधि प्लस दीर्घकालीन ऋण बराबर 5 लाख रुपए प्लस 1,50,000 रुपए बराबर 6,50,000 रुपए। ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटा विनियोजित पूंजी बराबर 1,50,000 रुपए बटा 6,50,000 रुपए बराबर 0.23 अनुपात 1। उदाहरण 10। एक्स लिमिटेड का ऋण समता अनुपात 0.5 अनुपात 1 है। निम्न में से किसके ऋण इक्विटी अनुपात बढ़ेगा, घटेगा या नहीं बदलेगा? मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। एक्स लिमिटेड का ऋण समता अनुपात 0.5 अनुपात 1 है। निम्न में से किसके ऋण इक्विटी अनुपात बढ़ेगा, घटेगा या नहीं बदलेगा? पहला, समता अंश के अतिरिक्त निर्गमन पर। दूसरा, देनदारों से नकदी प्राप्ति पर। तीसरा, माल का नगद विक्रय। चौथा, ऋण पत्रों का शोधन। पांचवा, उधार पर माल का क्रय। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। पहला, समता अंश के अतिरिक्त निर्गमन पर। दूसरा, देनदारों से नकदी प्राप्ति पर। तीसरा, माल का नगद विक्रय। चौथा, ऋण पत्रों का शोधन। पांचवा, उधार पर माल का क्रय। हल। अनुपात में परिवर्तन मूल अनुपात पर निर्भर करता है। यदि यह माने कि बाहरी निधियां 5 लाख रुपए है और आंतरिक निधियां 10 लाख रुपए है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल।
अनुपात में परिवर्तन मूल अनुपात पर निर्भर करता है। यदि यह माने कि बाहरी निधियां 5 लाख रुपए है और आंतरिक निधियां 10 लाख रुपए है। यह ऋण समता अनुपात को 0.5:1 दर्शाता है। अब हम ऋण समता अनुपात पर किए जाने वाले लेन देनों के प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह ऋण समता अनुपात को 0.5:1 दर्शाता है। अब हम ऋण समता अनुपात पर किए जाने वाले लेन देनों के प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। पहला, मान लीजिए 1 लाख रुपए मूल्य के समता अंश निर्गमित किए गए। यह आंतरिक निधि को बढ़ाकर 11 लाख रुपए बना देगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। पहला, मान लीजिए 1 लाख रुपए मूल्य के समता अंश निर्गमित किए गए। यह आंतरिक निधि को बढ़ाकर 11 लाख रुपए बना देगा। अब नया अनुपात 0.45:1 5 लाख रुपए बटा 11 लाख रुपए होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समता अंश का अतिरिक्त निर्गमन ऋण समता अनुपात को घटाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अब नया अनुपात 0.45:1 5 लाख रुपए बटा 11 लाख रुपए होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समता अंश का अतिरिक्त निर्गमन ऋण समता अनुपात को घटाता है। दूसरा, देनदार से प्राप्त की गई रोकड़ बाहरी एवं आंतरिक दोनों निधियों को अपरिवर्तित छोड़ देगा, चूंकि यह केवल चालू परिसंपत्तियों को प्रभावित करेगा। इस तरह से ऋण समता अनुपात यथानुसार रहेगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। दूसरा, देनदार से प्राप्त की गई रोकड़ बाहरी एवं आंतरिक दोनों निधियों को अपरिवर्तित छोड़ देगा, चूंकि यह केवल चालू परिसंपत्तियों को प्रभावित करेगा। इस तरह से ऋण समता अनुपात यथानुसार रहेगा। तीसरा, माल का नकद विक्रय ऋण या समता को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए यह भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। तीसरा, माल का नकद विक्रय ऋण या समता को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए यह भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। चौथा, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के ऋण पत्र शोधित किए जाते हैं। यह दीर्घकालिक ऋण को 4 लाख रुपए कर देगा। अब नया अनुपात 0.4:1 4 लाख रुपए बटा 10 लाख रुपए होगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। चौथा, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के ऋण पत्र शोधित किए जाते हैं। यह दीर्घकालिक ऋण को 4 लाख रुपए कर देगा। अब नया अनुपात 0.4:1 4 लाख रुपए बटा 10 लाख रुपए होगा।
इस तरह ऋण पत्रों का शोधन ऋण समता अनुपात को घटा देगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। इस तरह ऋण पत्रों का शोधन ऋण समता अनुपात को घटा देगा। पांचवा, उधार पर माल का क्रय ऋण या समता को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए यह अनुपात को अपरिवर्तित रहने देगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। पांचवा, उधार पर माल का क्रय ऋण या समता को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए यह अनुपात को अपरिवर्तित रहने देगा।